हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को वेल एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है और उन बेसिक पैरामीटर में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हमने इन तीन पैरामीटर्स को यूज़ किया था किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और पैरामीटर आया जो कि था इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के बाद एंट्रोपी अगेन एक बेसिक पैरामीटर है जिसको एंट्रोपी भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जिसको यूज़ किया जाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये एंट्रोपी आया कैसे? क्लासियस ने जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया तो उसमें फाइंड आउट किया कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ और पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है और उसमें एक नया पैरामीटर निकल के आया, एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी हम कह सकते हैं कि जैसे आपका सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंसिस्ट है, उन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कुछ हीट एनर्जी है और उस हीट एनर्जी की वजह से वो कुछ रेंडमनेस शो करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या मॉलिक्यूलर केओस होता है उसको हम एंट्रोपी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर की फॉर्म में एंट्रोपी को डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स में जितना डिसऑर्डरनेस होगी, जितनी रैंडमनेस होगी, उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डरनेस को रिलीज़ कर देंगे या फिर हम कहेंगे कि सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस अगर कम होगी तो उस केस में आपके सिस्टम है उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपकी एंट्रोपी है वो कैसे वेरी करती है सिस्टम की। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक आइसोथर्मल कर्व होता है। इस आइसोथर्मल कर्व के अलोंग कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी आइसोथर्मल कर्व के अलोंग मूव करेंगे तो उस केस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। वैसे ही आपका एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सिस्टम की हीट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, वो अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता। तो उस एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, उसी तरह से जैसे आइसोथर्मल कर्व के दौरान, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस टाइप से हम एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं कि एंट्रोपी इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या कहेंगे हम? ओके, जब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो एडियाबैटिक है तो उस केस में आपके सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये आपका बेसिक आइडिया है एंट्रोपी के रिगार्डिंग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी है। सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिसऑर्डरनेस को या फिर उनके केओस को डिफाइन करने के लिए हम एंट्रोपी टर्म का यूज़ करते हैं। एंट्रोपी हमारे एडियाबैटिक कर्व्स हैं उनके अलोंग कांस्टेंट बनी रहती है एंड एंट्रोपी को चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपका हीट एनर्जी का गेन डिवाइड बाय टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब हम एंट्रोपी को एडियाबैटिक कर्व के साथ थोड़ा और कोरिलेट करेंगे हैं। तो उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, हमारा पीवी डायग्राम, और इस पीवी डायग्राम में हम दो एडियाबैटिक कर्व्स ले लेते हैं। दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ओके, ये दो आपके एडियाबैटिक कर्व्स हैं। इन एडियाबैटिक कर्व्स के बीच में हम आइसोथर्मल लाइंस को प्लॉट कर देते हैं। ये जो आइसोथर्मल लाइंस हैं I1, I2, I3, इनके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो हम मान के चलते हैं। यहाँ पे आपका T1, यहाँ पे आपका T2 और यहाँ पे आपका T3। तो ये आइसोथर्मल लाइंस हैं और ये इनके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हैं T1, T2, T3। ओके, अब हम कार्नोट इंजन की अगर बात करें तो हमारा जो कार्नोट इंजन है उसके लिए यहाँ से मैं इन पॉइंट्स को दिखा देती हूँ, A, B, C, D, E, F। एक साइकिल आपका ABDCA, ये कंप्लीट साइकिल आपका कार्नोट इंजन का वन रिवर्सिबल साइकिल कंप्लीट करता है, या इसको कार्नोट इंजन के वन रिवर्सिबल साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा कार्नोट इंजन है उसका एक रिवर्सिबल साइकिल, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ABDCA कर्व से। ओके, अब इस कर्व के दौरान, इस साइकिल के दौरान AB इज योर आइसोथर्मल कर्व, BD इज योर एडियाबैटिक कर्व, DC इज अगेन आइसोथर्मल कर्व एंड CA इज अगेन एडियाबैटिक कर्व। इसको हम देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या होता है कार्नोट इंजन की प्रोसेसिंग में, सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड सिंक एट टेम्परेचर T2, और आपका इंजन बीच में, और ये इंजन Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड Q2 हीट रिलीज कर रहा है सिंक को। क्या मतलब हुआ, T1 टेम्परेचर पे आपका सोर्स है और इस आइसोथर्मल के दौरान आपका सिस्टम सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एडियाबैटिक कर्व के दौरान हीट एनर्जी कांस्टेंट रही, बट अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान आपके सिस्टम ने कुछ वर्क डन किया और बची हुई हीट Q2 सिंक को रिलीज कर दी। ओके, अब हम ये जो कार्नोट इंजन है इसकी एफिशिएंसी को देखें तो एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल योर एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 बाई T1 या फिर 1 माइनस Q2 बाई Q1। हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशंस हैं, 1 माइनस T2 बाई T1 एंड 1 माइनस Q2 बाई Q1। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस T2 बाई T1 मेरा किसके इक्वल है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। दोनों साइड 1 से माइनस किया गया है तो हम इस 1 को हटाएंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा T2 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई Q1 एंड दिस इम्प्लाइज जो 1 1 है उनको एक साइड ले लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से Q1 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई T2। जब मैंने फर्स्ट साइकिल को कंसीडर किया तो फर्स्ट साइकिल के दौरान मुझे एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का जो रेशियो मिला दैट रेशियो इज Q1 बाई T1 इक्वल हो रहा है आपका Q2 बाई T2 के, कि एक आइसोथर्मल पे जो एनर्जी और टेम्परेचर का रेशियो है वो दूसरे आइसोथर्मल कर्व पे उस एनर्जी और टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल हो रहा है। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल को कंसीडर करते हैं CDFEC। इस साइकिल में क्या होगा, T2 टेम्परेचर पे Q2 हीट आपकी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की एंड T3 टेम्परेचर पे Q3 हीट सिस्टम ने रिलीज कर दी। तो इस प्रोसेस के सिमिलरली अगर हम स्टडी करें तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, नेक्स्ट आपका I2 एंड I3 आइसोथर्मल्स के बीच में जो कर्व है वहाँ से मुझे मिलेगा इन साइकिल CDFEC। इस साइकिल की बात करें तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, Q2 बाई T2 इक्वल्स टू Q3 बाई T3।
सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाला स्टेप किया है, हमें यहाँ पे भी ये रेशियोज मिलेंगे। अब इनसे हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो Q1 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई T2 इक्वल्स टू Q3 बाई T3। अगर हमारे पास इसी टाइप से और आइसोथर्मल कर्व होते तो क्या होता, सिमिलरली ये आपकी सीरीज आगे एक्सटेंड होती चली जाती। नेक्स्ट हमें मिलता Q4 बाई T4 इक्वल्स टू Q5 बाई T5। ये सारे आपके एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर के रेशियो हैं, ये सब इक्वल होते चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे रेशियोज आपके किसके इक्वल हैं, एक कांस्टेंट के इक्वल हैं। ओके, अब ये सारे रेशियोज आपके कांस्टेंट के इक्वल हैं। हम यहाँ पे देखें आपका Q1, Q2, Q3 जो एनर्जीज हैं, क्या वो इक्वल हैं? नहीं है इक्वल। क्यों? क्योंकि सोर्स से सिस्टम ने Q1 टेम्परेचर, Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ वर्क डन किया W, और जो आपको Q2 मिला है वो उस वर्क डन को सब्ट्रैक्ट करके बची हुई हीट एनर्जी मिली है। तो इसका मतलब जो एनर्जीज हैं वो इक्वल नहीं है, बट वो एनर्जी और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो यहाँ से आपके पास इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जब भी दो एडियाबैटिक कर्व्स के बीच में मूव किया जाएगा तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आइसोथर्मल कर्व्स होंगे, उन आइसोथर्मल कर्व्स के अलोंग आपका एनर्जी एंड टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होगा। और ये एनर्जी एंड वर्सेस टेम्परेचर का रेशियो क्या होता है? दिस इज एंट्रोपी। तो अगर हम मान के चलते हैं कि आपके जो A1 एंड A2 एडियाबैटिक कर्व्स हैं वो नियर बाय हैं, उनका डिस्टेंस बहुत कम है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो वहाँ पे हम मान लेते हैं कि चेंज ऑफ एनर्जी, जब आप एक एडियाबैटिक कर्व से दूसरे एडियाबैटिक कर्व की तरफ मूव करते हो तो जो एनर्जी का चेंज है उसको अगर DQ से रिप्रेजेंट करते हैं तो देन आपका चेंज इन एंट्रोपी क्या मिलेगा यहाँ से? चेंज इन एंट्रोपी, जिसको कि हम DS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होगा? DQ बाय T। ओके, चेंज इन एंट्रोपी DQ बाय T। इसका मतलब जब मैंने A2 एडियाबैटिक कर्व से A1 एडियाबैटिक कर्व की तरफ मूव किया तो मेरा चेंज इन एनर्जी अगर DQ था तो चेंज इन एंट्रोपी मेरा DQ बाय T था। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट आइसोथर्मल कर्व के अलोंग मूव किया तो एनर्जी बाय टेम्परेचर का जो रेशियो था वही सेकंड आइसोथर्मल कर्व के अलोंग मूव किया तो वो उसके इक्वल होगा। थर्ड आइसोथर्मल कर्व के अलोंग मूव करेंगे तो एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का रेशियो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि जब भी हम एक एडियाबैटिक कर्व से दूसरे एडियाबैटिक कर्व की तरफ मूव करेंगे तो जो एंट्रोपी का चेंज आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा एक आइसोथर्मल से दूसरे आइसोथर्मल के अलोंग। यहाँ पे आपका अगर आप A2 से A1 की तरफ मूव कर रहे हैं तो किसी भी आइसोथर्मल पाथ को आप चूज कर सकते हैं, आपका चेंज इन एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कि चेंज इन एंट्रोपी व्हेन प्रोसीडिंग फ्रॉम वन एडियाबैटिक कर्व टू अदर अलोंग एन आइसोथर्मल रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपकी DQ बाई DT जो चेंज इन एंट्रोपी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो एडियाबैटिक कर्व है उस कर्व के अलोंग एंट्रोपी क्या रहेगी। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे A2 कर्व पे ही मैं मूव करती हूँ तो A2 कर्व पे मेरे पास B टू D पॉइंट या D टू F पॉइंट अगर मैं मूव कर रही हूँ तो उस केस में मेरा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? उस केस में मेरा चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा, बिकॉज ऑन एन एडियाबैटिक कर्व एक एडियाबैटिक कर्व की बात करूं तो उस केस में मेरा DQ जो चेंज इन एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि एडियाबैटिक कर्व के अलोंग आपकी हीट एनर्जी का चेंज 0 होगा, हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो एडियाबैटिक कर्व के अलोंग DQ 0 होगा, और अगर DQ 0 होगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि DS इज ऑल्सो 0 अलोंग एन एडियाबैटिक कर्व। एक एडियाबैटिक कर्व के अलोंग आपका DS है या चेंज इन एंट्रोपी है वो 0 होगा। चेंज इन एंट्रोपी 0 है, इसका मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी यहाँ पे थी वही एंट्रोपी यहाँ पे रहेगी। एक एडियाबैटिक कर्व के अलोंग आपका सिस्टम है उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी।
इसका मतलब A2 कर्व के अलोंग हम एंट्रोपी को डिनोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है तो S2 एंट्रोपी है, A1 कर्व के अलोंग आपकी एंट्रोपी S1 है। तो टोटल एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? टोटल एंट्रोपी को हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि माई ds इक्वल्स टू dq/t, टोटल एंट्रोपीज S2 माइनस S1, जो कि मैं कह सकती हूँ S1 से S2 ds, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा A1 to A2 dq/t। सो इस टाइप से मैं मेरा जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो निकाल सकती हूँ जब मैं A2 एडियाबैटिक कर्व से A1 एडियाबैटिक कर्व की तरफ मूव करूँगी। तो ये कंप्लीट हमारा एंट्रोपी के बारे में और एंट्रोपी का एडियाबैटिक कर्व के साथ कोरिलेशन। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो एंट्रोपी पैरामीटर है वो आपका अलोंग एडियाबैटिक कर्व कांस्टेंट रहेगा, बट जो दो एडियाबैटिक कर्व्स हैं उनके बीच में अगर आप मूव करते हो तो आपका एंट्रोपी चेंज होगा, बट अलोंग दीज आइसोथर्मल्स कर्व वो चेंज है वो आपका कांस्टेंट बना रहेगा। आप किसी भी कर्व के अलोंग मूव कर लो, यहाँ से यहाँ तक एंट्रोपी जो चेंज हो रही है वो सेम रहेगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।